मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मैं अपनी दोस्त की मंगनी पर गई तो वहां पर मेरे पाँव में चूड़ी लग गई। तो बहुत ज्यादा खून और दर्द हो रहा था। तो मैं रस से अकेली जाकर अपनी पाँव से चूड़ी निकाल रही थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरी कमर को पकड़ा और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया तो और कहता, आज तो तुम। इश्क की स्तंभर 9। अली कावर नूर के पास से अब सीधा यासिर के पास आ चुका था। यासिर जो सफेद रंग के कमीज शलवार में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो दोनों और बाकी तमाम दोस्त एक जगह पर खड़े होकर बातें करने लगे, जबकि फिरदौस और नूर की बाकी सहेलियां दूसरी तरफ खड़ी थीं। कुछ वक्त के बाद अचानक माहौल में चहल पहल शुरू हो गई। मंगनी की रस्म शुरू होने वाली थी। यासिर और नूर को स्टेज पर बिठाया। उनके बड़ों ने बारी बारी उनकी रस्म की। उन दोनों ने एक दूसरे को मंगनी की अंगूठियां पहनाई तो माहौल में एकदम से तालियों का शोर गूंजा उठा। नूर फिरदौस और आमना और उनकी बाकी तमाम सहेलियां अब एक ग्रुप बनाकर बैठी हुई थीं। कुछ देर बाद नूर की सहेलियां और नूर की कजिन्स ने मिलकर लूडो डाली और डांडिया खेली। इन तमाम लड़कियों के साथ यासर के कुछ और कजिन्स भी मौजूद थे और आमना भी। फिरदौस एक जगह बैठी इन्हें खुशी से देखती रही। उसे डांस करना नहीं आता था, मगर नूर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले आई थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आता नूर, ओ मुझे तो नहीं आता ये सब नूर। अरे मैं जानती हूँ तुम्हें डांस नहीं आता, हम तो सिर्फ डांडिया खेल रहे हैं। डांडिया खेलने से क्या होता है, आ जाओ तुम। नूर के साथ साथ अब आमना भी उसे पकड़ के अपने ग्रुप में ले आई थी। फिरदौस के ना चाहते हुए भी ये दोनों फिरदौस को गेस्ट सीट कर अपने साथ ले आई थी। और फिरदौस ने शर्माते हुए उन दोनों को देखा। कसम है यार आमना, मुझे ये सब नहीं आता, तुम लोग जानती हो यार, हम जानते हैं उससे ऐसे करके जैसे हम कर रहे हैं, नूर ने कहा। इन दोनों ने फिरदौस की एक ना सुनी और एक दो सिर्फ डांडिया के सिखाए। फिरदौस भी उनके साथ शर्माते हुए कुछ देर के लिए उनके साथ डांडिया खेलने लगी। चंद लम्हे उसने डांडिया खेली, उसके बाद वो वापस अपनी जगह पर आ गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पाँव में कुछ बहुत जोर से छुपा हो। वो अपनी जूती उठाकर दोबारा से पहनने लगी तो उसने देखा कि उसके पाँव में किसी की टूटी हुई एक लंबी सी चूड़ी घुसी हुई है। उसे अचानक ही पाँव में दर्द होने लगा। वो अपनी जूती वहां से लेकर जाने लगी। फिरदौस, कहाँ जा रही हो? आमना ने उसे आवाज दी। आ रही हूँ 2 मिनट में। वो अपनी जूती लेकर वहां से चली गई और फिर एक किनारे पर बैठकर, जहां पर लोगों का रश बहुत कम था, वहां बैठकर वो अपने पाँव में से वो चूड़ी निकालने लगी जो काफी हद तक उसके पाँव के अंदर जाकर चुकी थी। दर्द का एहसास उसे बहुत बुरी तरीके से हो रहा था। आधी चूड़ी उसके पैर के अंदर घुसी हुई थी और चूड़ी का कुछ हिस्सा बाहर से नजर आ रहा था, जिसे वो खींचकर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे जैसे चूड़ी निकालती जा रही थी, खून तेजी से बहता जा रहा था। वो एक किनारे पर बैठी अपनी चूड़ी निकाल रही थी। यहाँ पर लोग नहीं थे। वो यूं ही मसरूफ से अंदाज में बहुत ध्यान से अपने पैर से चूड़ी निकाल रही थी कि उसके पैरों में आकर अचानक से बैठा। फिरदौस के बाल चूड़ी निकालने की कोशिश में आधे उससे ज्यादा आगे की तरफ आ चुके थे। फिरदौस को यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब बैठा है। उसने तेजी से गर्दन उठाकर अपने सामने देखा तो अली बैठा उसके पैर को देख रहा था। लम्हे भर के लिए उन दोनों की नजर बड़ी करीब से मिली थी। ये चूड़ी कैसे लगी फिरदौस? अली अपनी आवाज को बहुत नरम रखकर उससे बहुत हमदर्दी से पूछ रहा था। जूती उतारी थी तब लगी थी, फिरदौस ने जवाब दिया और दोबारा से चूड़ी निकालने में मसरूफ हो गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, अली उसके पांव से निकलने वाले खून को देखते हुए कह रहा था। साथ ही साथ उसने जेब में से रुमाल निकालकर फिरदौस की तरफ बढ़ाया। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद निकाल लूंगी। ये तुमसे नहीं निकल रही, मैं काफी देर से देख रहा हूँ। तुम जिस तरह से निकाल रही हो इससे तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं, मैं खुद ही निकाल लूंगी। अली ने उसे एक नजर, फिर उसके बाद वो खुद ही उसके पैरों के अपने घुटने के बल बैठ चुका था। फिरदौस की गर्दन उड़ाकर देखा। वो उसके पैरों के पास बैठा उसके पैर को देख रहा था जहां से खून तेजी से निकल रहा था। अपना पैर यहाँ कुर्सी के ऊपर रखो, अली ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, मैं खुद ही निकाल लूंगी। अगर तुम खुद निकाल पाती तो अब तक निकाल चुकी होती। अब तुम अपना पैर ऊपर रखो। वो उसके आंखों में आंखें डालते हुए कह रहा था। फिरदौस चंद लम्हे उसे देखने लगी, मगर उसने अपना पैर कुर्सी के ऊपर नहीं रखा था। फिरदौस ने कहा, पैर ऊपर रखो। वो अपनी आवाज को हम बाहर रखते हुए कह रहा था। फिरदौस ने एक नजर उसे देखा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपना पैर उसकी कुर्सी के ऊपर रखा। अली खाबर ने नरमी से उसके पाँव को पकड़ा और फिर नरमी से उसके पाँव से चूड़ी निकाली। मुंह से हल्की सी चीख निकली। चूड़ी निकल गई है, आधी थोड़ी देर बाद दर्द कम हो जाएगा, वो फिरदौस को देखते हुए कह रहा था और दूसरे हाथ से रुमाल के जरिए वो खून साफ कर रहा था। अली ने फिरदौस का पैर अपने हाथ में लिया
और दूसरे हाथ से तेजी से पूरी चूड़ी निकाल दी। फिरदौस के पैर से खून तेजी से निकलने लगा तो अली कावर ने जख्म पर रुमाल जोर से रख कर दबाया। चंद लम्हे के लिए उस रुमाल को पकड़ कर बैठा रहा, फिर बड़ी इख्तियार से रुमाल उसके पैर में बांधा। तुम यहाँ से उठना नहीं, मैं अंदर से पट्टी लेकर आता हूँ। वो तेजी से उठा जबकि फिरदौस उसे देखती रह गई। वो स्याह कमीज सलवार वाला लड़का अब तेजी से अंदर की तरफ जा रहा था। फिरदौस उसे देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से दूर ना हो गया। फिरदौस ने एक नजर अपने पैर को देखा जहां वो अभी अभी रुमाल बांध कर गया था। वो चंद लम्हे अली के बंधे हुए रुमाल को देखती रही। कुछ देर बाद नजर सामने पड़ी जहां वो चलता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। फिरदौस ने गर्दन उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कुराहट थी। मैं ये जख्म साफ करके इस पर पट्टी कर दूंगा तो फिर तकलीफ कम हो जाएगी। वो एक बार फिर उसके पैरों के पास बैठ चुका था और उसके जख्म को साफ कर रहा था। दवाई लगने की वजह से हल्की सी जलन उसके जख्म पर हुई। अली खावर ने नर्म नजरों से उसे देखा। फिरदौस के चेहरे पर तकलीफ वाज़ेह थी। अभी सही हो जाएगा। थोड़ी देर में ट्यूब उंगली में लगाकर उसकी जख्म पर लगा रहा था। फिरदौस उसे देखने लगी और स्याह कमीज सलवार वाला लड़का बहुत हल्के हाथों से बहुत एहतियात से उसके जख्म पर पट्टी लगा रहा था। फिरदौस देखती रही और अली ने बॉक्स बंद करके एक किनारे पर रखा। लम्हे भर के लिए दोनों की नजरें मिली थी। अली खावर यूं ही बिना मकसद से नजर भर के देख रहा था। वो भी चंद लम्हे उसकी आंखों में देखने लगी। न जाने कौन सा वो पहर था जब उन दोनों का दिल एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से धड़का। माहौल में मौसीकी की आवाज तेज तेज गूंज रही थी। गुलाबों की खुशबू सारे माहौल में फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवा से फिरदौस के लंबे बाल आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे थे। न जाने ऐसा क्या था इस लम्हे में। वो लम्हा इतना खूबसूरत और इतना मुकम्मल था कि किसी तीसरे की जरूरत ही बाकी नहीं थी। उन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रहे थे। फिरदौस ने अली कावर को शायद पहली बार इतनी गौर से देखा था। उसमें कोई शक नहीं था कि वो एक बहुत पुरकशिश और बहुत शानदार लड़का था। उसके चेहरे पर एक रौनक थी, उसकी मुस्कान में शरारत जो उसकी आंखों से भी झलकती थी। कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो। सब बातें दिल कह दें अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। सब बातें उनकी सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा। एक ओझल है बेकली रहने दो, एक रंगीन अनबनी दुनिया पर एक खिड़की अनखुली रहने दो। नीर न्याजी तुम बहुत खूबसूरत हो, फिरदौस ने अली खावर को कहते सुना। अली खावर की बात सुनकर लम्हे भर में फिरदौस की गाल सिर हो गई। अली खावर ने बहुत गौर से उसके चेहरे को देखा। तुम्हें पता है कि फिरदौस, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम बिल्कुल मुझे उस गुड़िया की तरह लगती जो बचपन में मेरे पास थी। वो गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, यही रंग, इतनी ही खूबसूरत चमकदार। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितनी ज्यादा। फिरदौस नूर ने फिरदौस को आवाज दी। जब नूर ने फिरदौस के पांव पर पट्टी बनी हुई देखी तो वो तेजी से फिरदौस के पास आ गई। क्या हुआ तुम्हारे पांव पर? फिरदौस को फिक्रमंदी से कहते हुए उसके बराबर में बैठ गई जबकि अली खावर ने बॉक्स उठाकर ऊपर रखा। कुछ नहीं, बस फिरदौस के पैर में चूड़ी घुस गई थी। मगर परेशान मत हो, अब उसका पाँव बिल्कुल ठीक है, चूड़ी निकल गई है। अली ने कहा बहुत शुक्रिया तुम्हारा अली खावर, तुम ठीक हो? फिरदौस अब हाँ अब बेहतर है, अंदर चलते हैं। वो फिरदौस को अपने साथ अंदर की तरफ ले जा रही थी जबकि अली ने गर्दन मोड़कर फिरदौस को देखा। वो नूर के साथ अंदर की तरफ जा रही थी जबकि अली खावर उस कुर्सी को देखता जिस पर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी। अली और ने गर्दन मोड़कर दोबारा देखा। वो नूर के साथ अंदर चली गई थी। उसने अपने हाथ की हथेली को खोली तो उसमें फिरदौस की पहनी हुई पायल थी जो वहीं गिर गई थी। अली चंद लम्हे इस पायल को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसने वो अपनी जेब में डाल ली और उठ खड़ा हुआ। यासर अब चलता हूँ लॉन की दूसरी तरफ आया जहां पर अली कावर मौजूद था। अली कावर ने अपना हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स एक नौकर के हवाले किया। ये अंदर रख दें, अली खाबर ने नौकर से कहा और वहां से जाने लगा कि यासर सामने से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। कहाँ हो शहजादे, मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूँ। तुम जहाँ अकेले बैठे हो, जहाँ कोई नहीं, बस कुछ काम था वो कर रहा था। चलो मेरे साथ, मैंने गाने का इंतजार कर दिया है। तुम आज के दिन हमें गाना सुना रहे हो, वो भी बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि सब खुश हो जाएं तुम्हारी जबरदस्त आवाज सुनकर, और यकीनन तुम मना नहीं करोगे। बिल्कुल भाई, मैं जरूर गाऊंगा तुम्हारी खुशी के दिन। आज तो वैसे भी स्पेशल सेलिब्रेशन का दिन है, तो फिर आ जाओ। यासिन ने बड़ी मोहब्बत से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। नूर फिरदौस को लेकर अपने साथ स्टेज पर बैठी हुई थी कि अचानक मॉल में गिटार की आवाज गूंजने लगी। यासर उसके तमाम दूसरे दोस्तों का शोर गूंज उठा। यासर के कुछ दोस्त मिलकर अली के लिए माइक सेट कर रहे थे जबकि अली खाबर गिटार सेट कर रहा था। ये अचानक क्या हो रहा है? माहौल में फैलने वाली हलचल से नूर खुश हो गई। अरे वाह, अली खाबर गाना गाने वाला है हमारी मंगनी में। नूर एकदम से खुश हो गई। तमाम लोग जो खड़े हुए थे अब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे।
تو علی خاور ایک بڑی واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جبکہ یاسر اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک دم بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ گٹار سے نکلتی ہوئی خوبصورت دھنیں کانوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ماحول ایک دم سے بے حد خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ وہ سیاہ قمیص شلوار والا لڑکا بہت خوبصورت طریقے سے گٹار بجا رہا تھا کہ لمحے بھر میں اس کی نظر سامنے نور کے پاس بیٹھی فردوس پر جا ٹکی۔ لمحے بھر کے لیے فردوس جیسے اس کی آنکھوں میں کھو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب جب تیرے پاس میں آیا ایک سکون ملا، جیسے میں تھا بھولتا آیا وہ وجود میرا، جب آئے موسم غم کے تجھے یاد کیا، ہو جب سہمے تنہا پن سے تجھے یاد کیا، دل سنبھل جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو، دل یہی رک جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو، ایسا کیوں کر ہوا جانو نہ میں جانوں نہ، ہو دل سنبھل جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو، دل یہی رک جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو، جس راہ پہ ہے گھر تیرا اکثر وہاں سے ہاں میں ہوں گزرا، شاید یہی دل میں رہا تو مجھ کو مل جائے کیا پتا کیا ہے یہ سلسلہ، جانوں نہ میں جانوں نہ، ہو دل سنبھل جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو، دل یہیں رک جا ذرا پھر محبت کرنے چلا تو۔ علی خاور کی آواز سارے ماحول میں بس گئی تھی۔ ہر کوئی علی خاور کی آواز میں کھو سا گیا تھا۔ فردوس بس وہیں اسے دیکھتی رہی تھی۔ علی نے جیسے یہ گانا بند کیا، سارا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب لوگ اب باری باری اس کی تعریف کر رہے تھے۔ علی خاور نے گانا ختم کرنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر گردن موڑ کر علی نے دوسری طرف دیکھا تو اب جانے لگی تھی اور نور کی امی سے مل کر رہی تھی۔ علی خاور کے پاس اس کے دوستوں کا اتنا رش تھا کہ وہ اٹھ نہیں پایا۔ وہ بس وہی بیٹھا ہوا اس کے باقی دوستوں سے اور نور کے گھر والوں سے ملتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ باہر دروازے کی طرف جانے لگی۔ علی خاور نے جب اسے باہر جاتا ہوا دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر جب تک علی خاور وہاں پہنچا اس کی گاڑی جا چکی تھی۔ علی خاور نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی پائل نکال کر اسے ایک نظر دیکھا۔ اب یہ پائل میں تمہیں اس دن واپس کروں گا جب تم میری زندگی میں شامل ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف اور صرف میری بن کر۔ علی نے پائل کو مسکرا کر دیکھا اور پھر واپس اپنی جیب میں ڈالتا ہوا اندر چلا گیا۔ فردوس جب سے گھر آئی تھی وہ بہت خوش تھی۔ نور نے فردوس کو 2-3 بار کالز کی اور یہ پوچھتے کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہیں، مگر فردوس نے نور کی کال نہیں اٹھائی۔ وہ آج وہاں سے آنے کے بعد کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ فردوس نے اپنے کمرے میں آئی اور آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ قریب رکھا ہوا اس نے اپنے پانی کا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی ڈال کر پانی پینے لگی۔ اتنے میں رابعہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ فردوس، نور کا میرے پاس فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت فون کیے مگر تم نے اٹھایا نہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ فکر مندی سے فردوس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نور کہہ رہی تھی کہ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور جلدی وہاں سے آ گئی، اس کی امی نے بھی تمہیں روکا مگر تم گھر چلی آئی۔ جی امی، بس میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اس وجہ سے، اور مجھے بھوک نہیں تھی۔ چلو ٹھیک ہے، خالی پیٹ سر درد کی دوا نہیں لینا، پہلے کچھ کھا لینا اور اس کے بعد دوائی لے لینا۔ چلو تم چینج کر لو۔ رابعہ اس کے دونوں گالوں کو پیار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، رابعہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور پھر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ فردوس نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور پھر باری باری اپنی ساری جویلری اتار کر ٹیبل پر رکھنا شروع کی۔ فردوس نے اپنے پاؤں اٹھا کر بیڈ کے اوپر رکھے تو اس کی نظر اپنے پاؤں پر بندھی ہوئی پٹی پر پڑی۔ لمحے بھر کے لیے علی خاور کا چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میرے پاس بچپن میں ایک سبز آنکھوں والی گڑیا تھی جسے میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ علی خاور کے بولے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ علی خاور کی باتوں اور یادوں سے پیچھا چھوڑ آتی ہوئی کپڑے چینج کرنے کے لیے گئی اور واپس آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی تو ایک بار پھر اسے علی خاور کی باتیں یاد آنے لگی۔ تمہیں پتا ہے فردوس، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، علی خاور کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے تو اس نے کروٹ دوسری طرف بدلی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لیمپ کی بھی روشنی بند کر دی اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ علی خاور کی تمام باتوں اور یادوں سے پیچھے چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے زور سے بند کیے لیٹی رہی کہ اسے نیند آ جائے، مگر نہ ہی تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی وہ علی کی باتوں کو بھول پا رہی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن سے لے کر اب تک اسے ایک ایک چیز یاد آ رہی تھی۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے بدلتے فجر ہو گئی اور فجر تک نہیں سوئی تھی۔